लिम्ब डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे भाई हम। लिम्ब जो होते हैं, अगर जैसे वर्टिब्रेट हम अगर मैमल्स की बात करें, मैमल्स के अंदर हमारे 4 लिम्ब्स होते हैं। फोर लिम्ब्स होते हैं। 2 हमारे 4 लिम्ब्स और 2 हिंड लिम्ब्स। अब जो 4 लिम्ब्स है उसके अंदर मैंने रिजनरेशन में भी जिक्र किया था इस चीज का। 4 limbs have humerus, then this region known as stylopod, radius ulna zygopod, and carpals region are known as otopod. Same are in the hind limbs, stylopod, zygopod, and otopod. These are the 3 regions कह सकते हैं या 3 skeletons in limb system. तो वर्टिब्रेट लिम्ब डेवलपमेंट होता कैसे है हमारा, कि ये नहीं होता कि भाई लिम्ब एक्सिस जो है वो कहीं पे भी हमारी किसी भी पोजीशन पे डेवलप हो जाए। उस लिम्ब के लिए एक स्पेसिफिक पोजीशन होती है जहां लिम्ब डेवलप होता है। तो लिम्ब कैन नॉट बी डेवलप एट एनी पोजीशन बट एट ए सर्टेन डिस्क्रीट एक्सिस। और वो एक्सिस कहां बनेगी, जहां पे हॉक्स जीन का एक्सप्रेशन होता है। और लिम्ब जो डेवलप होता है हमारा, वो मेसोडर्मल सेल से हमारा डिफरेंशिएट होता है। तो लिम्ब के लिए क्या कह सकते हैं हम, मेसोडर्मल प्रिकर्सर सेल्स होती हैं हमारी। तो हॉक्स जीन जो होते हैं, वो हॉक्स जीन जो है वो कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को इंड्यूस करवाते हैं। वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और ये हॉक्स जीन मिलकर पोलैरिटी को स्पेसिफाई करते हैं। कैसे, अब देखो, अब लिम्ब डेवलप होने से पहले जैसे हमने रिजनरेशन में किया था, यहां पर भी क्या होता है, जिस रीजन में लिम्ब डेवलप होगा वहां पहले लिम्ब फील्ड बनती है। जैसे आई डेवलपमेंट में हमने आई फील्ड देखी थी, उसी तरह से यहां भी लिम्ब फील्ड बनती है। उसके बाद लिम्ब बड बनती है और फिर वहां उस लिम्ब बड से हमारा एक कंप्लीट लिम्ब जो है वो डेवलप होता है। तो जो लिम्ब फील्ड बनती है, उस लिम्ब फील्ड के जनरेशन के लिए कुछ हॉक्स जीन जो है वो हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो हॉक्स 6 है वो इंड्यूस करवाता है लिम्ब फील्ड हमारी 4 लिम्ब को। हॉक्स 10 और 9 जो होते हैं वो लिम्ब फील्ड बनाते हैं हिंड लिम्ब के लिए। अब 4 लिम्ब जहां फील्ड बनेगी वहां एक्सप्रेशन होगा TBX5 जीन का। TBX5 के एक्सप्रेशन को कौन इंक्रीज करता है, ये हॉक्स जीन। यहां पे मैंने साफ साफ लिखा है कि हॉक्स इंड्यूस द एक्सप्रेशन ऑफ सर्टेन जीन लाइक TBX5 एंड TBX4। तो हॉक्स 6 जो है वो 4 लिम्ब में TBX5 के एक्सप्रेशन को इंक्रीज करता है। अब जहां TBX5 का एक्सप्रेशन होगा वो हमारी 4 लिम्ब बनेगी। और 4 लिम्ब में है तो उस 4 लिम्ब में स्टाइलोपोड को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमरस बोन। हॉक्स 10 और 9 इनका जहां एक्सप्रेशन होगा वहां लिम्ब फील्ड बनती है हिंड लिम्ब। अब हिंड लिम्ब में ये हॉक्स 10 और 9 एक्सप्रेशन करवाते हैं TBX4 का। TBX4 हमें हिंड लिम्ब लाके देता है। हिंड लिम्ब में क्या होती, स्टाइलोपोड में फीमर होती है हमारी। तो अब बात ये आती है कि जो 4 लिम्ब होते हैं उनकी कंपैरिजन में हिंड लिम्ब हमारे मस्कुलरी स्ट्रॉन्ग होते हैं। किस वजह से, इस PIT-X1 जीन की वजह से। ये PIT-X1 सिर्फ हमारा हिंड लिम्ब फील्ड में ही एक्सप्रेस होता है। ये क्या प्रोवाइड करता है, मस्कुलर स्ट्रेंथ टू दी हिंड लिम्ब। ये हिंड लिम्ब को क्या करता है, हमारी मस्कुलर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अब मैंने बोला कि जो मेसोडर्मल सेल्स हैं वो हमारी लिम्ब फील्ड बनाती हैं या एक कंप्लीट लिम्ब को डेवलप करती हैं। तो ये है हमारी एक लेटरल प्लेट मेसोडर्म की। ये लेटरल प्लेट ऑफ मेसोडर्म और कुछ हमारी मायोटोम सेल्स होती है। मायोटोम्स कौन सी सेल्स होती है, मसल प्रिकर्सर सेल्स। ये मसल सेल्स जो हैं ये हमारी यहां इस फील्ड एक फील्ड बनाती हैं। उस फील्ड में क्या होता है, उस फील्ड को ये सेल्स यहां से इनको प्रोवाइड करती हैं। इस रीजन में वो सेल्स क्या बनती हैं, मेसेंचाइमल सेल्स बनती हैं। ये मेसेंचाइमल सेल्स जहां हमारी बनती हैं, अब वहां हमारी लिम्ब बड बननी स्टार्ट हो जाती है। तो लेटरल प्लेट की मेसोडर्म की सेल्स और हमारी मायोटोम की मसल प्रिकर्सर सेल्स क्या बनाती हैं, एक हमारी लिम्ब बड बनाती हैं। इस लिम्ब बड के अंदर हमारी मेसेंचाइमल सेल्स है और एक एपिडर्मल सेल है, हमारी एपिडर्मल लेयर की सेल है।
ठीक है भाई। तो ये बनी एक हमारी लिम्ब फील्ड इसके अंदर। अब लिम्ब फील्ड की अगर बात करें, लिम्ब फील्ड है क्या? लिम्ब फील्ड के अंदर हमारा, हम ये कह सकते हैं कि भाई इस लिम्ब फील्ड में जो भी सेल्स होगी, उस सेल्स के अंदर कैपेबिलिटी है कि वो एक न्यू लिम्ब को जनरेट कर सकती है। मतलब कि यहां अभी तक क्या है, डिटर्मिनेशन नहीं आया सेल का, डिटरमाइन नहीं हुई है कि इन सेल्स ने आगे जाके क्या बनाना है। तो अभी तक ये सेल्स यहां से कहीं भी सेल्स को अब किसी भी एक्सिस में आप पुट करते हो तो वो एक न्यू लिम्ब को जनरेट करती है। तो ऐसा ही केस एक देखा था हमने कि जब हम यहां इस रीजन से, इस लिम्ब बड से, या ये कह सकते हैं लिम्ब फील्ड से, हम इस लिम्ब फील्ड को पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो वहां अलग अलग हमारे लिम्ब जनरेट होते हैं, क्योंकि अभी तक इसने अपनी स्पेसिफिसिटी को गेन नहीं किया है। अभी तक इसे ये नहीं पता कि हमें ये लाके देना है। ठीक है भाई। तो अब ये बात आती है कि ये तो था एक जीन का एक्सप्रेशन, कि कौन सा जीन हमारा कहां एक्सप्रेस होता है। अब अगर मैं ये बोलूं कि अब जैसे बर्ड्स है वो भी वर्टिब्रेट के अंदर आते हैं, बर्ड्स के अंदर हम जो फोरलिम्ब होते हैं उनको विंग्स बोलते हैं, वहां वो विंग्स होती हैं हमारी, लेकिन एक मैमल्स के अंदर वो फोरलिम्ब होते हैं। तो अब विंग्स, अगर मैं ये बोलूं एक एवियन डेवलपमेंट जो एक बर्ड्स है उसके दौरान, पहला केस मैं बताता हूं कि केस 1, ड्यूरिंग एवियन डेवलपमेंट, इस एवियन डेवलपमेंट के अंदर जिस एंटीरियर एक्सिस में फोरलिम्ब डेवलप होते हैं, इस एंटीरियर एक्सिस में क्या होते हैं, फोरलिम्ब जनरेट होते हैं। तो जहां फोरलिम्ब बनता है तो वहां TBX5 एक्सप्रेस होगा, ये बात हम कर चुके हैं। जहां HOX6 जीन का इंडक्शन होगा तो वहां TBX5 आएगा। लेकिन इस रीजन में हमने क्या किया, TBX5 को म्यूटेट कर दिया। तो अब क्या होगा, TBX5 को म्यूटेशन हुआ और एक्टोपिक हमने एक्टोपिक TBX4 प्रोवाइड कर दिया। TBX4 क्या लाके देता है, हमें हिंडलिम्ब लाके देता है HOX10 के साथ। तो यहां ये म्यूटेट है, तो जहां फोरलिम्ब जनरेट होने थे, यहां क्या रिजल्ट मिलता है, इंस्टीड ऑफ फोरलिम्ब हिंडलिम्ब डेवलप। मतलब एक एवियन के अंदर जहां फोरलिम्ब क्या होता है, उसका विंग्स होती हैं, जहां विंग्स डेवलप होनी थी वहां पे लेग्स डेवलप हो जाती हैं। ठीक है भाई। तो अब सेकंड केस क्या बनता है, केस 2 ये बनता है यहां पे हमारा, कि अगर मैं ये बोलूं कि भाई हमने जो हमारी यहां पे ये कह सकते हैं कि जो PTX1 जीन जो है, ये हमने इंड्यूस करवाया या ट्रांसप्लांट किया, ट्रांसप्लांट इनटू फोरलिम्ब। अगर हम इसे फोरलिम्ब में डाल देते हैं तो क्या होता है, फोरलिम्ब भी हमें मस्कुलर स्ट्रेंथ वाले मिलते हैं, उनकी भी स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा होती है फिर। ठीक है भाई। तो PTX1 जो है वो क्या लाके देता है, हमें मस्कुलर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो ये कुछ केसेस बनते हैं इन जीन के हमारे म्यूटेट होने से या हमारे जीन के फंक्शन से। इसके बाद हम इसमें पढ़ते हैं कि जो एक लिम्ब बड डेवलप हुई है, उस लिम्ब बड के अंदर इंडक्शन कैसे होता है प्रोटीन का, और उनको पोलैरिटी कैसे मिलती है कि भाई ये प्रोटीन हमारे ये एक्सिस को डेवलप करते हैं। ये चीज देखो, अभी लिम्ब बड है, ये हमारी लिम्ब बड जो है, इस लिम्ब बड के अंदर मैंने क्या बताया था, लेटरल प्लेट मेसोडर्म है जिसने क्या प्रोवाइड किया है, एक आउटर बड प्रोवाइड की है। यहां पे है हमारी मीसेंचाइमल की सेल्स, मीसेंचाइमल सेल। अब जो TBX प्रोटीन था, यहां क्या था, TBX प्रोटीन, कहां पे,
TBX प्रोटीन इन mesenchymal सेल। यहां ये मान लो कि इन सेल के अंदर ये ब्लैक स्पॉट जो है ये TBX प्रोटीन है। ये TBX प्रोटीन प्रोवाइड करता है हमें इंड्यूस द एक्सप्रेशन ऑफ FGF10 ग्रोथ फैक्टर। ठीक है भाई, TBX प्रोटीन क्या करता है यहां पे FGF10 के एक्सप्रेशन को बढ़ाता है। FGF10 यहां हमें मिलता है मेसेंचाइमल सेल से। अब ये FGF10 क्या करता है? जो FGF10 है ये इंड्यूस करता है हमारा एपिडर्मल लेयर को। एपिडर्मल लेयर देखो भाई, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर है ये। अगर ये ग्रोथ फैक्टर है हमारा FGF10, तो ये ग्रोथ फैक्टर क्या करता है? इन एपिडर्मल सेल के प्रोलिफरेशन को बढ़ाता है। प्रोलिफरेशन ऑफ एक्टोडर्म बोलो या एपिडर्मल सेल, एक्टोडर्मल सेल। अगर इन सेल का प्रोलिफरेशन बढ़ता है, अब प्रोलिफरेशन इंक्रीज होता है, तो ये सेल्स हमारी क्या बन जाती हैं? एपिकल एक्टोडर्मल रिज। जैसे रीजनरेशन में हमारी क्या बनी थी? एपिकल एक्टोडर्मल कैप बनी थी। तो ये अब क्या बन गया? एक्टोडर्मल सेल की एक्सप्रेशन रिलीज होने से एपिडर्मल एक्टोडर्मल सॉरी एपिडर्मल नहीं, एपिकल एक्टोडर्मल रिच सेल्स। ठीक है भाई, एपिकल एक्टोडर्मल रिच सेल, ये एक्टोडर्मल की सेल कब बनी? जब इन मेसेंचाइमल सेल ने FGF10 के एक्सप्रेशन को बढ़ाया। तो FGF10 को ने किसको इंड्यूस करवाया? इन एक्टोडर्मल सेल्स को। अब इस FGF10 को लेके ये एक्टोडर्म की सेल्स अपनी प्रोलिफरेशन इंक्रीज करती है, एक थिकनेस बढ़ाती हैं। इस थिकनेस को क्या बोला? एपिकल एक्टोडर्मल रिज सेल। अब ये एपिकल एक्टोडर्मल रिज सेल क्या करती है? यहां एक सिग्नलिंग पाथवे चलता है इन सेल के अंदर, जिसके थ्रू ये ये क्या करती हैं? FGF8 एंड FGF8 एंड FGF4 इसके एक्सप्रेशन को बढ़ाती हैं। अब FGF8 और FGF4 ये इंड्यूस करते हैं हमारे वापस मेसेंचाइमल इंडक्शन देते हैं, जिससे मेसेंचाइमल इंडक्शन दिया इन्होंने, मेसेंचाइमल इंडक्शन। मतलब कि जो एपिकल एक्टोडर्मल रिज सेल ने ये ग्रोथ फैक्टर दिए 8 और 4, ये इंड्यूस कराते हैं मेसेंचाइमल सेल को। अब मेसेंचाइमल सेल्स जो है इंडक्शन होने के बाद इनका प्रोलिफरेशन इंक्रीज होता है। प्रोलिफरेशन ऑफ मेसेंचाइमल सेल्स। ठीक है भाई, एक बार सिग्नलिंग पाथवे देखो, ये यहां सिग्नलिंग पाथवे चलता कैसे है। जैसे ये FGF10 था हमारा, इस FGF10 ने क्या किया? इसने इंड्यूस करवाया एपिकल एक्टोडर्मल रिज सेल को। एक्टोडर्मल रिज सेल इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक्टिव किया वेंट3, जो कि माइस में होता है, वेंट3A माइस में होता है हमारा, और वेंट3 है ह्यूमन बीइंग में होता है। इस प्रोटीन के एक्सप्रेशन को बढ़ाया। ये वेंट3 स्टेबलाइज करता है बीटा कैटेनिन को। अब बीटा कैटेनिन एज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर काम करता है किस प्रोटीन के लिए? FGF8 और FGF4 के लिए। अब ये FGF4 और 8 ये साथ में क्या करते हैं? इंडक्शन ऑफ सर्टेन प्रोटीन, इंडक्शन ऑफ सर्टेन प्रोटीन। कौन से प्रोटीन हमारे? देखो भाई, सोनिक हेजहोग और वेंट7 एंड 8 इन जीन के इंडक्शन को बढ़ाते हैं। दोबारा से सुनो, जो लेटरल प्लेट मेसोडर्म थी और मायोटोम थी, इन्होंने मेसेंचाइमल सेल प्रोवाइड की।
अब मीसेंचाइमल सेल्स में क्या थे, हमारे कुछ टीबीएक्स फैक्टर थे। ये टीबीएक्स क्या करते हैं, इस ग्रोथ फैक्टर के इंडक्शन को बढ़ाते हैं। ये ग्रोथ फैक्टर कहां बाइंड करता है, हमारा किन सेल्स को इंड्यूस करवाता है, हमारी एक्टोडर्म सेल्स को। एक्टोडर्म सेल्स इस ग्रोथ फैक्टर को लेके क्या करती है, अपनी थिकनेस को, अपने प्रोलिफरेशन को बढ़ाती हैं। अब प्रोलिफरेशन इंक्रीज हुआ तो ये सेल्स एक सिग्नलिंग पाथवे के थ्रू अपना क्या करती है, कुछ ग्रोथ फैक्टर्स को और इंक्रीज करवाती है, उनका इंडक्शन और करवाती है। अब ये ग्रोथ फैक्टर जो एपिडर्मल एक्टोडर्मल रिच सेल ने प्रोवाइड किए, ये हमारा इंडक्शन देते हैं वापस मीसेंचाइमल सेल को, जिससे मीसेंचाइमल सेल्स अपना प्रोलिफरेशन इंक्रीज करती है और साथ में कुछ प्रोटीन का इंडक्शन करती है, जैसे सोनिक हेजहॉग और वेंट 7 और 8। अब जहां जिस रीजन में हमारा सोनिक हेजहॉग एक्सप्रेस होगा, उस रीजन में हमारा वो उस एक्सिस को हमने रीजनरेशन के टाइम पे क्या बोला था, जिस रीजन में हमारा सोनिक हेजहॉग का एक्सप्रेशन हुआ, सोनिक हेजहॉग जहां एक्सप्रेस हुआ था वो साइड थी हमारी पोस्टीरियर साइड और एंटीरियर। ठीक है भाई, पोस्टीरियर और एंटीरियर। जहां वेंट 7 और 8 का एक्सप्रेशन हुआ वहां पे भी हमने इसको यही बोला था, डोर्सल और वेंट्रल एक्सिस, डोर्सल और वेंट्रल एक्सिस। ठीक है भाई। और जहां FGF 8 का इंडक्शन होता है वो हमें लाती है डिस्टल एक्सिस। FGF 8 नहीं, FGF 10 या फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर का इंडक्शन होता है, वो हमें डिस्टल और प्रोक्सिमल एक्सिस प्रोवाइड करती है, प्रोक्सिमल एक्सिस। ठीक है भाई, इस तरह से होता है ये यहाँ पे लिम्ब बर्ड के अंदर इनका एक्सप्रेशन। तो अब जो ये इन ग्रोथ फैक्टर, देखो मैंने बताया कि इस ग्रोथ फैक्टर को लेके ये मीसेंचाइमल सेल्स प्रोलिफरेशन करती हैं। तो इस प्रोलिफरेशन से क्या होता है, यहां एक प्रोग्रेस जोन बनता है। ठीक है भाई, क्या बना यहाँ पे, प्रोग्रेस जोन। इस प्रोग्रेस जोन में हमारा कुछ होक्स जीन का और इंडक्शन होता है, जो हमें क्या प्रोवाइड करती है, पोलैरिटी प्रोवाइड करती है। वो देखो क्या एक्सप्रेशन होता है हमारा, होक्स जीन का जो इंडक्शन हुआ, यहां पे मैं दोनों चीजों की, देखो भाई, जहां होक्स जीन जहां हमारा एक्सप्रेस हो रहा है, स्टाइलोपोड या तो वो फोरलिम्ब की हो या हमारी हिंड लिम्ब की हो, होक्स वहां पे भी वही एक्सप्रेस होते हैं और यहां पे भी यही एक्सप्रेस होते हैं हमारे। देखो नॉर्मली क्या है कि हमारा इस तरह से ये लिम्ब होता है, ये स्टाइलोपोड, जैगुपोड, और यहां रिस्ट और यहां कार्पल्स होती है। ठीक है भाई, स्टाइलोपोड ये रीजन, स्टाइलोपोड, ज्यूगोपोड, और ये रीजन होता है ऑटोपोड। तो ये चीज ध्यान रखने के लिए जरूरी है, यहां पे स्टाइलोपोड में एक्सप्रेशन होता है हॉक्स 9 और 10 का। ठीक है भाई, जैगोपोड में एक्सप्रेशन होता है हॉक्स 11 और ऑक्स 11 का, और ऑटोपोड में एक्सप्रेशन होता है हॉक्स 12 का और 13 का। ठीक है भाई, तो जहां अब हॉक्स 9 और 10 का एक्सप्रेशन हुआ वहां ह्यूमेरस बनती है, ह्यूमेरस इन फोरलिम्ब। ठीक है भाई, और फीमर इन हिंड लिम्ब। ये चीजें नोट करने की है, यहां से क्वेश्चंस बनेंगे। अब यहां क्या, जहां हॉक्स 11 का एक्सप्रेशन होता है वहां रेडियस और अल्ना, रेडियस अल्ना और फीबिया टेल्सा, फीबिया टेल्सा ये हमारी फोरलिम्ब में, और फीबिया टेल्सा ये हम बोलते हैं हिंड लिम्ब के अंदर। यहां इनका एक्सप्रेशन होता है। जहां हॉक्स 12 का एक्सप्रेशन होता है, हॉक्स 12 का एक्सप्रेशन जहां होगा वो रिस्ट बनाता है, और जहां हॉक्स 13 का एक्सप्रेशन होगा हमारा, हॉक्स 13 वो हमारी कार्पल बनाती है या ऑटोपोड बनता है, ऑटोपोड बनता है। ठीक है भाई,
तो अब देखो, कहीं पे ये चीज पूछी जाए कि म्यूटेशन ऑफ होक्स 9 एंड 10 जीन, जहां होक्स 9 और 10 का म्यूटेशन होगा तो वहां ह्यूमेरस डेवलप नहीं होगी। जहां होक्स 11 का म्यूटेशन हुआ वहां रेडियस और अल्ला नहीं बनेंगे, सिर्फ क्या बनेंगे, स्टाइलोपोड और ऑटोपोड। अब जहां होक्स 12 और 13 का हमारा क्या हुआ, म्यूटेशन हुआ, वहां या तो कार्पस जो है वो गड़बड़ होगी, वहां एब्नॉर्मल कंडीशन होगी, या ऑटोपोड डेवलप नहीं होगा। एक केस हमने क्या देखा है कि जहां होक्स 13 का हमारा म्यूटेशन हुआ, होक्स 13 जीन जो है हमारा वो म्यूटेट हुआ, तो इसके म्यूटेशन होने से क्या होता है, एक पॉलीडेक्टाइली केस बनता है कि वहां फिंगर्स जो है वो आपस में जुड़ी होती हैं। ठीक है भाई, पॉलीडेक्टाइली केसेस हमें देखने को मिलता है। तो इन जीन का एक्सप्रेशन कहां कहां होता है, जो होक्स यहां फोरलिम्ब में जनरेट है वो वही होक्स हमारे हिंड लिम्ब में जनरेट होते हैं। इसके बाद कुछ केसेस है हमारे, वो केसेस क्या है आप लोग देखो। अभी जो एपिकल एक्टोडर्मल रिज सेल है और मेसेंचाइमल सेल्स हैं हमारी, उनसे रिलेटेड ये हमारे केसेस बनते हैं। केस फर्स्ट क्या है यहाँ पे, केस फर्स्ट ये है कि मैंने एक इंडक्शन लिया है यहाँ पे, ये इस तरह से, यहां है हमारी ये आउटर क्या है, रिज सेल, एपिकल एक्टोडर्मल एईआर, एपिकल एक्टोडर्मल रिज सेल, और उसके जस्ट बीनीथ हमारी क्या है, मेसेंचाइमल सेल्स, ये है मेसेंचाइमल सेल। मेसेंचाइमल सेल्स के अंदर हमारी उनकी पोजिशनल वैल्यू होती है, एपिकल एक्टोडर्मल सेल के अंदर पोजिशनल वैल्यू नहीं होती। ठीक है भाई। अब केस फर्स्ट ये बनता है, यहां पे मान लो केस फर्स्ट ये है कि हमने यहां से एपिकल एक्टोडर्मल रिज सेल को रिमूव किया, एईआर सीज्ड। किसी भी लिम्ब डेवलप के अंदर मेसेंचाइमल और एईआर दोनों का एक्सप्रेशन कोलैबोरेट करता है लिम्ब डेवलपमेंट के फंक्शन के लिए। तो एईआर को सीज किया, यहां से रिमूव किया, तो लिम्ब सीज हो जाएगा। ठीक है भाई, लिम्ब डेवलप नहीं हो पाएगा। सेकंड केस क्या बनता है, अगर हमने किसी अदर लिम्ब के एईआर को यहां इंड्यूस करवाया, एक एईआर पहले ही थी और एक एईआर दोबारा से और डाल दी, एक्टोपिक एईआर प्रोवाइडेड, तो उससे क्या होगा, डुप्लीकेटेड स्ट्रक्चर बनेगा, क्योंकि एक अपनी एक्सिस ये डेवलप करेगी, डुप्लीकेटेड स्ट्रक्चर बनेगा। अब थर्ड जो है, थर्ड केस हमारा ये है कि हमने यहां मेसेंचाइमल सेल्स जो हमारी फोरलिम्ब की डेवलप करवाती थी, इन फोरलिम्ब की जगह पे हमने मेसेंचाइमल किसकी प्रोवाइड की, यहां पे लेग की प्रोवाइड की। रिप्लेसमेंट ऑफ फोरलिम्ब मेसेंचाइमल बाय लेग मेसेंचाइमल, तो वहां क्या होगा, लेग जो है वो हमारी किसकी डेवलप हो, सॉरी लिम्ब जो है वो हमारा लेग या हिंड लिम्ब डेवलप होगा। ठीक है भाई, हिंड लिम्ब डेवलप, क्योंकि मेसेंचाइमल की सेल ही है जो हमें इंडक्शन दे रही है लिम्ब डेवलपमेंट के लिए। अब एक फोर्थ केस ये बनता है कि जो नॉर्मल मेसेंचाइमल जो हमारी फोरलिम्ब मेसेंचाइमल सेल्स है, उनकी जगह पे हमने नॉर्मल मेसेंचाइमल सेल्स को प्रोवाइड किया। रिप्लेसमेंट ऑफ फोरलिम्ब मेसेंचाइमल सेल विद नॉर्मल मेसेंचाइमल टिश्यू, नॉर्मल मेसेंचाइमल टिश्यू, तो उससे क्या होता है, हमारा लिम्ब डेवलपमेंट सीजेस, क्योंकि नॉर्मल की जो मेसेंचाइमल सेल है
वो हमारी लिम्ब नहीं डेवलप कर सकती। अब फिफ्थ केस ये बनता है यहाँ पे, जो यहाँ AER है, AER में क्या है, सिर्फ FGF का एक्सप्रेशन है। अगर हम इस AER पे एक्टोपिक बाहर से FGF8 या FGF ग्रोथ फैक्टर हम प्रोवाइड करते हैं, एक्टोपिक FGF इंस्टीड ऑफ AER, तो क्या होता है, नॉर्मल लिम्ब डेवलप होता है। तो ये था हमारा कुछ केसेस थे जो AER और मेसेंचाइमल की रिप्लेसमेंट से रिलेटेड हैं। तो लिम्ब डेवलपमेंट यहां कंप्लीट हुआ। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो मैंने डिस्कस की है, ज्यादा इसमें कुछ पूछा नहीं जाता। तो क्वेश्चंस यहाँ AER से रिलेटेड या मेसेंचाइमल सेल से ही पूछे जाते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि